हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वॉलेंस लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सर ब्रजेश सर, मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं का आज हम जो है प्री बोर्ड का पेपर करने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान का जबरदस्त जो आने वाला पेपर है, ये बहुत जबरदस्त आपका होने वाला है। और ये पेपर जबरदस्त जो है कि होगा, और आपका जो है कि यहाँ पे अनुक्रमांक और नाम लिखना जरूरी है। और यहाँ पर जो पूर्णांक आपका 70 मार्क का पेपर है मेरे प्यारे बच्चों, एक भी मार्क इसमें गड़बड़ नहीं होगा। यदि आप दिल से मेहनत करते हैं और इस पेपर को देख लेते हैं तो आपका जो है कि 95 आने से कोई नहीं रोक सकता है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर समय 3 घंटे 15 मिनट का है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर 15 मिनट जो है कि आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है, जो पेपर आपका रहता है, और 3 घंटे जो है कि आपको पूरे प्रश्न का आंसर देने के लिए होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको ध्यान से देखिएगा। और 70 मार्क का पेपर जो होने वाला है, यहाँ पर 95% तो आना एकदम फिक्स ही है। जब यदि आप मेहनत करते हैं तो निर्देश पढ़ते हैं, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाता है। ठीक है, इसमें जो 15 मिनट रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। 3 घंटे का जो पेपर बच जाता है, तो ये सभी जो है क्या आपका जो है सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य होता है। ठीक है, सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य है। तीसरा जो कि यह प्रश्न पत्र 2 खंड अ और ब में विभाजित किया गया है। अ और ब में दोनों क्या है, ये विभाजित है। ओके, यहाँ पर अ और ब में दोनों क्या है, विभाजित है। अब इसके बाद चौथा देख लेते हैं हम। खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न पत्र होते हैं, जिसका उत्तर आपको OMR सीट पर दिया जाता है, जो आप ब्लैक पेन से उसको काला करते हैं या ब्लू पेन से काला करते हैं। ये 20 मार्क का प्रश्न पत्र मेरे प्यारे बच्चे प्रश्न होता है, जो आप OMR सीट पर आप इसको भरते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखते हैं। OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर या व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। ये याद रखिएगा, सख्त इसको आपको पालन करना ही करना है। ओके, नहीं करना है, इस पे कटिंग नहीं करना है। ठीक है, गलत हो जाता है तो छोड़ दीजिए। खंड ब 50 अंकों का है। इनमें 2 प्रकार के प्रश्न हैं, ठीक ना, वर्णनात्मक और यहाँ पर वर्णनात्मक जो है कि दूसरा जो रहेगा वर्णनात्मक 2 मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न रहेगा, जो प्रश्न संख्या 29 और प्रश्न संख्या 29 ख में, क और ख में ये विभाजित रहता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर जो है कि आपका जबरदस्त जो है कि 5-5 मार्क के दोनों होंगे। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक सम्मुख अंकित किए जाते हैं। ठीक है ना, इस तरह से लगभग आपके 1, 2, 4 और 6 मार्क के प्रश्न पत्र उसमें प्रश्न होते हैं, प्रश्न उत्तर उसमें होते हैं, जो लिखने पर उसका उचित मार्क आपको मिलता है। दिए गए मानचित्र को प्रश्न पत्र से पढ़कर उन पर अंकित कीजिए तथा मानचित्र को उत्तर पुस्तिका को मजबूती के साथ अवश्य संलग्न कीजिए। ठीक है ना, अवश्य संलग्न कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। जबरदस्त यहाँ पे है, आपको संलग्न करना है, जोड़ देना है। जोड़ना का मतलब उसको अच्छी तरह बांध देना है, याद रखिएगा। ठीक है, नहीं तो कभी आंसर शीट खो जाता है तो मार्क कम हो जाता है। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है ना, उनको अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर जो है कि आपका लगभग जो है कि सारे निर्देश कंप्लीट हो चुके हैं। और खंड अ में देखिए आपको पढ़ेंगे बहुविकल्पी प्रश्न है, जो बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर हम 1-1 मार्क में देते हैं। और यहाँ पर जो है कि आपके सामने जो प्रश्न ये दिया गया है, और इस तरह से प्रश्न के 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में जो है कि एक उत्तर सही होगा, उस पर टिक करना है और उसका 1 मार्क आपको मिलता है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। पहला प्रश्न जो यहाँ पर दिया है, ठीक है ना, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया कि निम्नलिखित में से किसने एक संगठन यंग इटली बनाया था। 1 मार्क का प्रश्न है, इसका उत्तर आपको देना है 4 ऑप्शन। विक्टर एमुएल जोसेफ मैस्सिनी, कौन दिया था, जुसेप्पे मैस्सिनी, ये दिए थे। बी जो है कि आपका आंसर है, 1 मार्क का आपका उत्तर यहाँ पे होता है और 1 मार्क आपको मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे जैसे कि जेस्पे और गैरीबाल्डी नहीं दिया था। और सेकंड जो है कि कॉर्न लॉ, करे कि कॉर्न लॉ से संबंधित देश है। कॉर्न लॉ से संबंधित देश कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, 1 मार्क का यहाँ पे प्रश्न है, इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रिटेन है मेरे प्यारे बच्चों। 1 मार्क का आपका आंसर यहाँ पे आपका तैयार हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर हम चलते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी, ये 1 मार्क का प्रश्न यहाँ पर है। 4 ऑप्शन दिया है, 1810, 1815, 1817, 1818। तो ये आपका आंसर 1815 ईस्वी होता है। ये ईस्वी को आपको याद रखना है, जितने भी डेट और तिथियां होती हैं याद रखिएगा। चौथा है, महामंदी का सबसे बड़ा असर पड़ा। महामंदी का बुरा असर, 1 मार्क का प्रश्न आपके ये स्क्रीन पर दिया हुआ है। कंप्यूटर स्क्रीन तो नहीं है, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन पर, तो इसमें कृषि क्षेत्र पर पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। 1 मार्क का यहाँ पे आंसर आपका है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका लगभग जो है की तैयारी है। जब 5वें पर हम चलते हैं, अब इस तरह से अगला प्रश्न, गुलामगिरी किसकी रचना है। तो ये आपका जो है कि आंसर इसके सामने दिया हुआ है, या 4 ऑप्शन आपके पास है मेरे प्यारे बच्चों।
इसमें आंसर आपको बताना है, तो ये है ज्योतिबा फूले की, ये आपका 1 मार्क जो है आंसर है, ये तैयार हो जाता है। छठवां प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ छठवां प्रश्न जबरदस्त ये भी प्रश्न है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से, ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित है? संघ सूची से कौन सा संबंधित है? तो इसमें देखिए 1 मार्क का प्रश्न, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। आंसर 1 होगा इसमें जो है कि ये जबरदस्त, यहाँ पर ये प्रतिरक्षा जो है आपका, प्रतिरक्षा जो है यहाँ पर ये संघ सूची से संबंधित है, ठीक है। अब भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा जाता है? किस अनुसूची में रखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर 1 मार्क के लिए प्रश्न आपके सामने है। इसका ऑप्शन 4 दिया हुआ है, इस पे उत्तर कौन सा होगा? इसको क्लिक करना है, इसको सही करना है, तो 8वीं होगा। कौन सा होगा? 8वीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे ये भी लगभग आपका कंप्लीट हो चुका। अब इसके बाद 8वें प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? ठीक है ना, यहाँ पे 4 ऑप्शन, यहाँ पे 1 उत्तर होगा, 1 मार्क का प्रश्न होगा। यहाँ पर 1 उत्तर होगा, तो सब पढ़ लेते हैं। इसमें पढ़ के जो है कि आपको आंसर इसमें लगाना। तो बी जो है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। यह एक धर्म को क्या बनाता है? राजकीय धर्म बनाता है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें 1 मार्क का जो कि आपका लगभग तैयारी हो चुकी है यहाँ पर। अब आगे की तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न यहाँ पर सामने दिया हुआ है, ठीक है ना। जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है? याद रखिएगा, जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है? तो यहाँ पर 4 दिया हुआ है ऑप्शन। चारों ऑप्शन में 1 उत्तर आपका होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये लोकतंत्र की, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? लोकतंत्र की जो है कि यहाँ पर जो है व्यवस्था की विशेषता दी गई है। अब 10वां प्रश्न पर चलते हैं। 10वां प्रश्न क्या है कि लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु, ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? ओके, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों। मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु जो बता रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो है कि बहुसंख्यकों का शासन उत्तर आपका है मेरे प्यारे बच्चे। 1 मार्क आपको मिल जाता है। इस तरह 11वां प्रश्न पे चलते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है? इस तरह से मेरे प्यारे बच्चे 4 यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे 1 मार्क का प्रश्न है। ये 1 मार्क का प्रश्न जो है कि एक आंसर आपका होगा जैव और अजैव दोनों हो जाता है। इस प्रकार से लगभग 1-1 मार्क का आपका आंसर तैयार होते जा रहा है और 1-1 मार्क मिलते जा रहा है। 12वें प्रश्न पर चलते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? ठीक है, ओके, 1 मार्क का प्रश्न यहाँ पर। आइए देखते हैं इसका 4 ऑप्शन। न्यूयॉर्क है या रियो डी जेनेरो है, पेरिस है, नई दिल्ली है। कौन सा है इसमें? 4 शहरों में से एक रियो डी जेनेरो है। यहाँ पर आप उत्तर देखेंगे, ठीक है ना, ओके। ये आपका जो है कि 13वां प्रश्न, खरीफ की फसलों के बोए जाने का समय क्या होता है? जो खरीफ की फसल की बुआई होती है वो किस समय होती है? 1 मार्क का है जो कि आपसे संबंधित है। आप अपनी खेती बाड़ी करते हैं तो उसमें ऑप्शन आपका दिया था जून और जुलाई। क्या दिया है? जून और जुलाई दिया है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर लगभग जो है कि आपका 14वां प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज है? कौन सा ऊर्जा खनिज है? ये आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पर देखिए, लोहा है, अयस्क, अभ्रक, अप्राकृतिक गैस, चूना पत्थर है। तो यहाँ पे आइए हम देखते हैं प्राकृतिक गैस यहाँ पर जो है मेरे प्यारे बच्चों आपका जो है कि ऊर्जा खनिज है, ठीक है ना। ये उत्तर आपका यहाँ पर लगभग तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे 16-15 पढ़ेंगे। कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण देना है। कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आइए यहाँ पर देखते हैं। 1 मार्क का प्रश्न, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और इसमें से यदि आप सही बताते हैं तो आपको 4 मार्क में से 1 मार्क, ये 4 ऑप्शन में से 1 उत्तर सही होता है। सूती वस्त्र उद्योग, यहाँ पर 1 मार्क आपको प्राप्त हो जाता है। भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर रेल प्रखंडों की संख्या, आइए हम देखते हैं। 1 मार्क का प्रश्न, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। इसका 1 उत्तर सही होगा, लेकिन कौन सा है इसमें देखें तो 18 मेरे प्यारे बच्चों होता है। रेल प्रखंडों की कुल संख्या 18 होती है। ओके, अब यहाँ पर 17वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्र कौन है ना, क्षेत्रक है, कौन सा है भाई? 4 ऑप्शन, यहाँ पे 4 ऑप्शन में जो है कि 1 उत्तर आपका सही होगा। तो कौन सा प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्रक माना जाता है? तो यहाँ पे तृतीयक माना जाता है। ओके, इसको तृतीयक मानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 18वां जो है कि हम चलेंगे। 18वां उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ओके, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये ऑप्शन यहाँ पर दिया जाए कि 1 मार्क का 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में 1 उत्तर आपका सही होगा। उस उत्तर को आपको ध्यान से यहाँ पर समझना है और उसका जो है कि आपको क्या करना, उत्तर बताना है। तो 1986 में हो मेरे प्यारे बच्चों। लगभग यहाँ पर 1 मार्क आप तैयार हो चुका है, ठीक है, ओके। 19वां प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर किसी देश का विकास आधारित होता है, किस पे आधारित होता है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन, 1 मार्क का उत्तर है। अब 4 ऑप्शन में से 1 उत्तर बताते हैं तो आपको 1 मार्क मिलता है। तो प्रति व्यक्ति आय पर होता है।
किसी देश का विकास प्रति व्यक्ति आय पर होता है, कि औसत साक्षरता दर पे होती है, कि लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर होती है। तो ये सभी होता है, ये सभी ही होता है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखिएगा। और 20वां यहाँ प्रश्न जो है कि यहाँ पे देखेंगे, मनरेगा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ। मनरेगा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ, 1 मार्क का प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में एक उत्तर आपका सही होगा, तो यहाँ पर लगभग 2005 में हुआ, तो लगभग नहीं 5 में हुआ था, 2005 में। तो 20 मार्क के प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, 20 में से 20 आपको मार्क मिल गया कि नहीं मिल गया। तैयारी करना पड़ेगा, वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास भेजिएगा, जिससे कि उनकी भी हेल्प आपके योगदान से हो पाए, और आपका शुक्रिया और शुक्रगुजार वो हमेशा रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो खंड ब की तरफ चलते हैं। वर्णनात्मक प्रश्न है, इसमें उत्तर आपको देना होता है, उत्तर आंसर शीट पे बना के जो है कि आपको दिखाया गया है कि कितने मार्क का पेपर कैसे लिखा जाता है, कितने शब्दों में लिखा जाता है। तो उचित शब्दों में लिखेंगे तो उचित मार्क मिलेगा, ज्यादा से लिखने से आपका प्रश्न छूट जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, 4 मार्क का प्रश्न यहाँ पर अथवा करके भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है, कह रहा है। अथवा में जो दिया है कि G77 देश से आप क्या समझते हैं, G77 देशों से आप क्या समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर भी जो है कि ये 4 मार्क का प्रश्न है, अथवा करके दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको इसमें दिया जाएगा, लेकिन उन उत्तरों को अच्छी तरह से समझना है और सभी तैयारियां आपको परिपूर्ण करनी है, जिसमें आने वाले प्रश्नों का उत्तर आप दे पाए। तो यहाँ पर आइए पहले प्रश्न को देखते हैं, इसका उत्तर क्या है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 21 यहाँ पर डाल देंगे, प्रश्न नंबर 21 डाल के फिर इसके बाद वर्णनात्मक 1 डाल देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन कई कारणों से बढ़ा है। तो यहाँ पर जो है कि ऑप्शन नंबर हमारे पॉइंट नंबर 1 है, यहाँ पर ब्रिटेन के कारखाने युद्ध संबंधी जरूरतों को पूरा करने में व्यस्त हो गया, ठीक है ना, पूरा करने में क्या हो गया, व्यस्त हो गया, जिससे मैनचेस्टर से भारत में माल का आयात कम हो गया। ओके, इसके बाद पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 2 को यहाँ पर देखेंगे, भारतीय उद्योग को अचानक एक विशाल स्थानीय बाजार मिल गया, जिससे उन्हें उत्पादन बढ़ाने का अवसर मिला। ओके, तीसरा पॉइंट की तरफ चलते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भी युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों को समर्थन दिया, क्योंकि उन्हें सेना के लिए वस्त्र, जूट, बैग, अन्य आवश्यकता वस्तुओं की आवश्यकता थी मेरे प्यारे बच्चों। तो ये लगभग आपके कंप्लीट हो जाते हैं इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों। 1 मार्क का सॉरी ये जो है कि आपका 4 मार्क का प्रश्न का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। किस तरह से लिखा गया इसको आपने देखा है। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट की तरफ देखेंगे, G77 के देशों से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर आपके समक्ष यहाँ पर दिया हुआ है, अथवा करके ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि G77 विकासशील देशों का एक संगठन है, जिसकी स्थापना 1964 में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD के दौरान हुई थी। प्रारंभ में इसमें 77 देश शामिल थे, इसलिए इसे G77 कहा गया। ओके, इसलिए इसे G77 कहा गया। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों के आर्थिक हितों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समानता स्थापित करना और संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों की सामूहिक आवाज को मजबूत करना मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आता है। ओके, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो कि आपके जो है कि दोनों आंसर यहाँ पर लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना, यहाँ पे लगभग दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, अब हम आगे की तरफ आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न की तरफ देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या है। 22वां जो चल रहा है प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर लोकतंत्र शासन के अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर स्पष्ट कीजिए। 4 मार्क का प्रश्न है, ये है स्पष्ट करना, बेहतर है स्पष्ट करना है, अथवा करके यहाँ पर जो है कि आपका ऑप्शन दिया है 4 मार्क का प्रश्न यहाँ पे है, अथवा करके अगला भी 4 मार्क का रहेगा, कोई दोनों में से एक करना है। तो लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। इनका आंसर हम देखेंगे कैसे लिखना है। तो लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, यह स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है, प्रश्न 22 बनाकर प्रश्न उत्तर भी लिख के आप लिख सकते हैं कि लोकतंत्र शासन के अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, क्योंकि यह समानता, जवाबदेही, वैधता को बढ़ावा देता है। मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर लगभग आपके पॉइंट लगभग कंप्लीट हो जाते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, यह नागरिकों के बीच समानता के सिद्धांत पर आधारित है, जहां सभी व्यक्तियों को समान अधिकार और अवसर मिलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कंप्लीट हो गया पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और उन्हें अपने कार्यों के लिए जवाब देना पड़ता है। तो इस तरह से आपका ये दूसरा पॉइंट लगभग पूरा हो चुका। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, यह एक वैध सरकार का गठन करता है, जो लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करती है, जिसमें शासन को वैधता मिलती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका लगभग जो है ये 4 मार्क का प्रश्न का उत्तर आपका लगभग तैयार हो चुका है। अथवा करके अथवा वाले प्रश्नों का हम यहाँ पे उत्तर देंगे, जिससे कि
आपको समझने में आसानी हो तो लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी होता है? जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। तो इस प्रकार से उत्तर यहाँ पे लिखेंगे अथवा करके। तो यहाँ पर जो है कि पहला जो है कि लोकतंत्र में सरकार नियमित जो है ना, लोकतंत्र में सरकार नियमित स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से बनती है, जिससे सरकार जनता के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, जनता उसको चुनती है। दूसरा पॉइंट, सरकार को संसद विधानसभा के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है और उसके कार्यों पर निगरानी रखनी पड़ती है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो जाता है। तीसरा पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर कि लोकतंत्र में शासन संविधान कानून के अनुसार चलता है। ठीक है ना, जिससे सरकार जिम्मेदार बनती है। ठीक है ना, उसके जिम्मेदार किसकी होती है? वो सरकार का होता है। यहाँ पर जनता की सहमति और समर्थन से बनी सरकार को वैधता प्राप्त होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लगभग आपके हो चुके हैं। यहाँ पर अब आगे की तरफ हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न को ध्यान में देते हैं कि अगला प्रश्न क्या हुआ है। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है? तो वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? भारतीय उद्योगों पर इसका प्रभाव का उल्लेख कीजिए। ठीक है ना, यहाँ पर दो मार्क के प्रश्न है, दो प्रश्न यहाँ पर दो मार्क है, यहाँ पर है एक ही में दो प्रश्न दिए हुए हैं। तो दो मार्क के प्रश्न लगभग 4 मार्क का प्रश्न यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। एक पहला होता है, एक दूसरा होता है इसमें। और याद है अथवा करके यहाँ पर जो कि भारत में रेल परिवहन के विकास पर प्रकाश डालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट 4 मार्क के प्रश्न यहाँ पर भी है मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए इसको देख लेते हैं। ठीक है ना, इसको देख लेते हैं। और यह वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, उसके प्रभाव का उल्लेख करना। तो इस तरह से आइए इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो वैश्वीकरण कर रहा है कि यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, प्रश्न नंबर 23 लिखेंगे, प्रश्न उत्तर लिखेंगे। वैश्वीकरण से विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एकीकरण की प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है? सामाजिक एकीकरण की। अब इसके बाद जो है कि पॉइंट नंबर 1, भारतीय उद्योगों पर इसका प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो रहा है। तीसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनी, दूसरा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश से प्रतिस्पर्धा बढ़ी और कुछ स्थानीय उद्योग प्रभावित हुए। ठीक है ना, और जो कह रहा है कि जो बाहर से कंपनियां आती हैं, हालांकि इसने भारतीय कंपनियों को वैश्विक बाजार एवं तक पहुंचा प्रदान कर दिया। ठीक है ना, और इसके लिए निर्यात के अवसर भी बढ़ाए। निर्यात क्या क्या इसमें अवसर बढ़ाए मेरे प्यारे बच्चों। तो लगभग आपका ये हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरे प्यारे बच्चों आपका जो है कि इसका कंप्लीट हो गया। अब आइए हम आगे की तरफ देखते हैं। अथवा करके भारत में रेल परिवहन पर विकास का के बारे में हमें देखना, इसमें बात करना है कि विकास कैसे इस प्रकार से। आइए इस पर पॉइंट हम देख लेते हैं। तो अथवा करके यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन को ध्यान समझेंगे। तो यहाँ पर रेल परिवहन करें, रेल परिवहन भारत का सबसे महत्वपूर्ण और सस्ता परिवहन साधन है। सस्ता परिवहन साधन जिसने देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है ना, इसमें करें कि कच्चे माल और तैयार माल, इसमें करें कच्चे माल और तैयार माल का परिवहन आसान और सस्ता हुआ है। ठीक है, जिससे उद्योग और कृषि दोनों को बढ़ावा मिलता है, जिससे उद्योग और कृषि दोनों को बढ़ावा मिलता है। तीसरा, रेल परिवहन ने देश के दूर दराज क्षेत्रों को जोड़कर राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया। किसको मजबूत किया? राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया। और भारत में यहाँ पर चौथा पॉइंट हम देखेंगे, भारत में यहाँ पर दिया भारत में रेलवे जाल अत्यंत विस्तृत है, बड़ा है, व्यापार, आवागमन और रोजगार को भी बढ़ाता है। क्या करता है? उसके रोजगार को भी बढ़ाता है। ठीक है ना, तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से जो है कि आपका लगभग जो है कि कंप्लीट यहाँ पे सेक्शन हो जाते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं अगला पॉइंट जो है कि अपना 24वां दिया है, मृदा अपरदन रोकने के कोई 2 सुझाव या उपाय आपको बताने हैं। ठीक है ना, तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। वो मृदा अपरदन को रोकने के 2 उपाय। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों जबरदस्त यहाँ पर जो है कि पॉइंट हो रहा है। कह रहा है वन रोपण। पहला तो क्या करेंगे? वन रोपण को देखेंगे। ठीक है ना, वन रोपण कार्य के लगाने से मिट्टी के ऊपरी परत को बहने से, वन अधिक पेड़ लगाने से ऊपर की जो परत की मिट्टी को बहने से रोका जा सकता है, क्योंकि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती है। पेड़ की जो जड़ होती है मिट्टी को क्या करती है? बांधे रखती है। सीढ़ीदार खेती, पहाड़ी क्षेत्र में सीढ़ीदार खेत, ठीक है ना, बनाकर पानी के बहाव को धीमा किया जा सकता है। ठीक है ना, और जिससे मिट्टी का कटाव कम हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट का लगभग आंसर यहाँ पे हो जाता है आपका। अब यहाँ पे अथवा करके हम आते हैं चतुर्थक क्षेत्र और अन्य क्षेत्र में कैसे अलग है। चतुर्थक क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से कैसे अलग, उदाहरण सहित इसकी सहायता से व्याख्या करनी है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जबरदस्त आपका जब कि लगभग ये आपका होने वाला है मेरे पॉइंट मेरे बच्चों। तो चतुर्थक क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों से इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ ज्ञान और सूचक और अनुसंधान आधारित सेवाओं से संबंधित है। ठीक है ना, इन सारे से क्या होता है? ये संबंधित है। तो मेरे प्यारे यहाँ पर देखिए आपका लगभग जो है कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि अब वस्तुओं का कार्य, तृतीयक वस्तुओं के क्षेत्रों को उत्पादक वितरण से जुड़े होते हैं। इस क्षेत्र में
शारीरिक श्रम की अपेक्षा बौद्धिक, ठीक है ना, और तकनीक ज्ञान का अधिक महत्व होता है। चतुर्थ क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य जानकारी एवं सृजन, विश्लेषण और प्रसार करना होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर लगभग आपका पॉइंट जबरदस्त है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से कह रहा है कि यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी IT और अनुसंधान विकास जो RNS के अलावा जो है कि और जितने भी सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। अब मेरे प्यारे बच्चों लगभग जो कि 2-2 मार्क यहाँ पर जो कंसेप्ट जो है कि यहाँ पर लगभग आपके पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ पर आइए देखते हैं हम यहाँ पे वर्णनात्मक जो प्रश्न जो है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 150 वर्ड में देना है। कितने में देना है? 150 वर्ड में यहाँ पे आपको देना है मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए देख लेते हैं कैसे इसको करना है। 150 शब्दों में देते हैं। तो प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि सत्याग्रह, यहाँ पर 25वां दिया कि सत्याग्रह का क्या अभिप्राय है। यहाँ पर सत्याग्रह का क्या अभिप्राय है, ठीक है। सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी के क्या विचार थे। तो इस तरह से 4-2-6 मार्क का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। अथवा में भी करके ऑप्शन दिया। तो सत्याग्रह का पहले अर्थ समझेंगे। वर्णनात्मक प्रश्न 2 है। प्रश्न नंबर 25 है। इस तरह सत्याग्रह का अर्थ हम पढ़ेंगे। क्या सत्याग्रह का अर्थ होता क्या, लिखेंगे इसको। अब कह रहा सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा दिया गया एक विचार और संघर्ष का तरीका है, ठीक है ना। सत्य का अर्थ है सत्य तथा आग्रह का अर्थ है दृढ़ आग्रह, मजबूत होना। अब यहाँ पर कह रहा अर्थात सत्याग्रह का मतलब सत्य और अहिंसा के आधार पर अन्याय का विरोध करना है। अब यहाँ पर महात्मा गांधी के विचार के बारे में पढ़े। तो महात्मा गांधी के विचार क्या थे, आइए इसको समझते हैं। तो पहला पॉइंट जो है कि सत्याग्रह पूर्ण रूप से अहिंसा पर आधारित है। दूसरा पॉइंट है कि इसका उद्देश्य विरोधी को दंड नहीं बल्कि उसके हृदय पर परिवर्तन लाना है, उसके हृदय में परिवर्तन लाना है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर सत्याग्रही का कष्ट सहने और आत्म बलिदान के लिए, ठीक है, सहने और आत्म बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार से जो है कि यहाँ पर ऑप्शन दिया है। यहाँ पर सत्य, नैतिक शक्ति और आत्म संयम को गांधी जी ने सत्याग्रह का मूल आधार माना है। क्या माना है? मूल आधार माना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है कि लगभग आपका दूसरा प्रश्न चलते देखते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है जो यहाँ पर जो अथवा में करके दिया है। तो कह रहा है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय से प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया, तो इसको हम देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो आइए कह रहा है कि प्रमुख उसके कारण का व्याख्या करना है, व्याख्या करके समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के पीछे कई राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक कारण थे। उस कारणों को भी समझना है, ठीक है ना। उस कारणों को भी क्या करना है, समझना है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आइए देखते हैं ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीति है। पहला पॉइंट दिया है ब्रिटिश शासन, यहाँ पर दिया ब्रिटिश का शासन की दमन नीति। अंग्रेजी शासन शोषणकारी और भेदभावपूर्ण नीतियों में भारतीयों में असंतोष फैला। क्या फैला? असंतोष फैला, ठीक है। आर्थिक शोषण क्या हुआ, तो यहाँ पर आइए समझते हैं। कह रहा है कि भारी कर टैक्स से भारतीय उद्योगों के विनाश और धन का निकास, जिसको ड्रेन ऑफ वेल्थ बोलते हैं, राष्ट्रवादी भावना को जन्म दिया, ठीक है। तो लगभग ये भी आपका कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन जो कर रहा है राजा राम मोहन राय, क्या नाम है, राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद जैसे सुधारकों ने राष्ट्रीय चेतना जागृति की। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी लगभग जो है कि जबरदस्त पॉइंट। आधुनिक शिक्षा का प्रसार के बारे में देखेंगे। तो अंग्रेजी शिक्षा में पढ़े लिखे मध्यम वर्ग में राजनीतिक जागरूकता बढ़े। क्या बढ़ी? राजनीतिक जागरूकता बढ़े। प्रेस और साहित्यिक भूमिका, समाचार पत्रों एवं राष्ट्रीयवादी साहित्य ने लोगों में एकता और जागरूकता फैलाई, ठीक है ना। अब कह रहा है कि यहाँ पर पॉइंट हम देखेंगे अगला जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। कांग्रेस ने भारतीयों को एक साझा मंच प्रदान किया जिससे राष्ट्रवाद को संगठित रूप मिला। राष्ट्रवाद को क्या मिला? संगठित रूप मिला मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है कि अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं कि सत्याग्रह का अभिप्राय क्या था। तो ये तो हो गया है। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों की व्याख्या भी हो गई है। अब यहाँ पे 26 प्रश्न पे चलते हैं। भारत की संघीय शासन व्यवस्था की जो विशिष्टताओं का वर्णन करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अथवा करके यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया हुआ है। इसमें विशिष्टताओं का वर्णन करना है। अथवा करके समझिए कि भारत के पंथ निरपेक्ष देश है, इस तरह से इसका वर्णन करना है या इसके प्रावधानों के आधार पर स्पष्ट करना है। भारत एक निरपेक्ष देश है कि 3 प्रावधानों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर इस प्रकार से लिखना है। इसका आंसर है, तो आइए भारत के संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है। तो यहाँ पर दिया प्रश्न 26 है। भारत की व्यवस्था जैसे शासन व्यवस्था संघीय है, संघ में है, ठीक है ना। और कह रहा है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संवैधानिक विभाजन किया गया। संवैधानिक विभाजन किया गया। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यहाँ पर आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है शक्तियों का विभाजन, यहाँ पर देखें तो संविधान में केंद्र और राज्यों के विषयों को,
ठीक है ना। केंद्र और राज्यों के विषयों को तरह के संघ सूची एवं राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांट दिया गया है। 3 सूचियों में इसको बांट के बनाया गया है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर जो है कि लगभग दूसरा देखेंगे, लिखित एवं सर्वोच्च संविधान क्या है। लिखित और सर्वोच्च संविधान के बारे में पढ़े तो कह रहे कि भारत का संविधान लिखित है और सभी सरकारें इसके अधीन कार्य करती है। अभी सभी सरकार क्या करती है, इसके अधीन काम करती है। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है, तो न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है और केंद्र एवं राज्यों के विवाद का समाधान करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तो लगभग इसका लगभग हो गया। अब द्विशासनिक व्यवस्था क्या होती है, तो केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से राज्यों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है या किया गया है। 5वां है संविधान की सर्वोच्चता। पर हम संविधान की सर्वोच्चता के बारे में देखें तो कोई भी सरकार संविधान के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकती। अब यहाँ पर देखिए एकता के साथ विविधता क्या होती है। एकता के साथ विविधता यहाँ पर करे संघीय व्यवस्था देश की एकता, ठीक है ना, बनाए रखते हुए क्षेत्रीय विविधताओं को मान्यता देती है। तो इस तरह से लगभग आपका ये कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है कि आपका उसका पूरा हो गया। भारत के एक निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष देश के 3 प्रावधानों के आधार पर इसका स्पष्ट करना। तो यहाँ पर भी जिसको उत्तर हम देखते हैं कि इस प्रकार से उत्तर दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कर भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, जिसका अर्थ है भारत में सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण है और राज्य किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। इसके 3 प्रावधान के बारे में आइए यहाँ पर समझ लेते हैं। 3 प्रावधान क्या है यहाँ पर। धर्म की स्वतंत्र अनुच्छेद 25-28 के सभी नागरिकों अपने धर्म का पालन और पूजा अर्चना स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, उसको आप नहीं रोक सकते। दूसरा जो है कि समानता का अधिकार क्या है, अनुच्छेद 14-15 में दिया कि राज्य किसी भी व्यक्ति के धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं और नहीं कर सकता है, ठीक है। तीसरा, राज्य का धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण 28 और 51A राज्य स्कूल में किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा में बाध्य नहीं करता, नागरिकों के सभी धर्मों का सम्मान करने की प्रेरणा देता है। मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर लगभग आपके वो सारी पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गए मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर लगभग जो है कि भारतीय वनों में आर्थिक महत्व को स्पष्ट करना है। भारतीय महत्व का आर्थिक स्पष्ट क्या है, वनों की ये हमारे को ये क्या है, उसका महत्ता क्या है, और भारत में खनिज तेल जो पेट्रोलियम के उत्पादन और वितरण का इसमें वर्णन करना है, ठीक है ना। इसमें वितरण का क्या करना है, वर्णन करना। आइए तो देखते हैं इसका। भारतीय वनों में आर्थिक महत्व का वितरण इस प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे। भारतीय वनों का आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्व है, ठीक है, दृष्टि से बहुत महत्व है। ये न केवल रोजगार और आय का स्रोत है, बल्कि उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चा माल भी प्रदान करता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये कंप्लीट हो गया है कि आर्थिक महत्व यहाँ पर पढ़ेंगे। तो कह रहा है कि यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वन उत्पादन, ये आर्थिक महत्व के लिए वनों में लकड़ी, ईंधन, रबर, गोंद, ताड़ और अन्य उपयोगी उत्पादक प्राप्त होते हैं जो घरेलू और औद्योगिक कार्यों में काम आते हैं, ठीक है ना। तीसरा दूसरा प्रश्न देखेंगे, औद्योगिक कच्चा माल। तो वनों में प्राप्त कागज, रबर, दवा, रंगाई और अन्य कच्चा माल उद्योगों में उपयोग होता है। रोजगार के बारे में पढ़ेंगे तो वनों में लकड़ी काटने तथा उत्पादन इकट्ठा करने, लकड़ी काटने एवं वन उत्पादन इकट्ठा करने, पर्यटक और वन उद्योगों में लोगों का रोजगार मिलता है। मेरे प्यारे बच्चों, तो लगभग यहाँ पर भी आपका पॉइंट कंप्लीट हो गया। इस तरह से आइए राष्ट्रीय आय पर देखते हैं। राष्ट्रीय आय का क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय को समझ कर रहे हैं कि उत्पादनों की बिक्री और पर्यटक का सरकार को राजस्व मिलता है, उसमें राष्ट्रीय आय में योगदान होता है, ठीक है ना। राष्ट्रीय आय में क्या होता है, योगदान होता है। अन्य लाभ पढ़ेंगे तो वनों से उत्पादन से निर्यात के विदेशी मुद्रा आती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, ठीक है ना। ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या होती है, मजबूत होती है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया है कि भारत में खनिज तेल, पेट्रोल और उत्पादन व वितरण का वर्णन करना है, ठीक है ना, वितरण का वर्णन करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए इस पॉइंट को भी देख लेते हैं। अथवा करके भारत में जो है खनिज तेल, पेट्रोलियम का उत्पादन वितरण बहुत महत्वपूर्ण है। पेट्रोलियम मुख्य रूप से असम है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में पाया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लगभग पॉइंट आपके कंप्लीट हो जाते हैं। उत्पादक तेल को रिफाइनरियों में भेजकर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि में बदला जाता है। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि पाइपलाइन, रेलवे और टैंकरों के माध्यम से विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो कि पेट्रोल पंपों के लिए, आम जनता और उद्योगों के लिए तेल उपलब्ध होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर पेट्रोलियम उद्योग रोजगार और आर्थिक व्यवस्था में योगदान देता है और भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी लगभग आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना। तो आइए हम आगे की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो आर्थिक विकास में ऋण भूमिका का विश्लेषण करना है, जो ये लगभग 6 मार्क का है। या भारत में उपभोक्ता आंदोलन का परिचय दीजिए, 6 मार्क का, अथवा में करके ऑप्शन दिया हुआ है। तो भारत उपभोक्ता का आंदोलन का परिचय देना, तो यहाँ पे इस प्रकार से पॉइंट मैंने दिया हुआ बच्चा। तो यहाँ पर आइए समस्या आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ देखते हैं ध्यान से, ठीक है ना।
हम मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आएंगे, अब देखेंगे यहाँ पर करें कि आर्थिक विकास में ऋण की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ऋण के माध्यम से सरकार उद्योगों और विकास में अपनी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देती है, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाती है और इस विकास के दिशा में काम करते हैं। तो इस तरह से मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होगा, ऋण की भूमिका क्या है, ठीक है ना। ऋण की भूमिका, तो कृषि में योगदान, किसानों को कृषि में ऋण मिलने से बीज, उर्वरक, सिंचाई और मशीनरी खरीदने में मदद मिलती है, जिससे उत्पादक बढ़ता है। जिससे उत्पादक क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर भी दिया है, ठीक है। तो आइए देखें कि औद्योगिक विकास क्या होता है, तो यहाँ पर समझते हैं औद्योगिक विकास के बारे में। तो उद्योग को ऋण मिलने से नए उद्योग स्थापित होते हैं और उत्पादन बढ़ता है। उत्पादन बढ़ाते हैं मतलब समझ रहे हैं ना, उत्पादन बढ़ाया जाता है जिससे आय में वृद्धि होती है और रोजगार भी सबको मिलता है। तीसरा, व्यक्तिगत और व्यावसायिक निवेश क्या होता है, जो पर्सनल अपना हम करते हैं। तो इस तरह से पर्सनल के लिए क्या होता है, यहाँ पर कह रहा है कि ऋण लोग व्यापार और शिक्षा में निवेश करते हैं ऋण से लोग, जिससे यह आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं। अब यहाँ पर देंगे हम आर्थिक सुधार और विकास, यहाँ पर क्या देंगे, आर्थिक सुधार और विकास देंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि ऋण में उपयोग सार्वजनिक परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास योजना में काम करती है, जिससे समग्र आर्थिक विकास का बढ़ावा मिलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी लगभग आपके कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर प्रश्न। इस तरह से हम देखेंगे भारत में उपभोक्ता आंदोलन का परिचय देना। तो भारत में उपभोक्ता आंदोलन का परिचय आइए हम देते हैं और देखते हैं कैसे इसको करना है। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है आपको पॉइंट सब दिया हुआ है। तो कह रहे कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन का उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारियों की सुरक्षा करना होता है। उपभोक्ताओं के अधिकारियों को क्या करना होता है, सुरक्षा करना होता है, उनके हितों की रक्षा करना। और यह आंदोलन उपभोक्ताओं का शोषण और दोषपूर्ण वस्तुओं से बचाने में मदद करता है। दोषपूर्ण वस्तुओं से बचाने में क्या करता है, ये मदद करे मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए यहाँ पर परिचय उसके बारे में पढ़ लेते। तो कह रहा है कि उपभोक्ता आंदोलन 1960 और 70 के दशक में शुरू हुआ था। जब उपभोक्ता अपने अधिकारियों की सुरक्षा के लिए संगठित होना शुरू किए, तब इसके बाद पॉइंट नंबर दूसरा क्या हो जाता है, तो भारत में 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, जिसने उपभोक्ता की कानूनी सुरक्षा दे। और तीसरा पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि उपभोक्ता संगठन और अदालतें उपभोक्ताओं को बेईमानी, नकली उत्पादन और अधूरी सेवाओं से बचाने में सक्रिय है, यह काम करती है। अब यहाँ पे इस प्रकार भारत में उपभोक्ता आंदोलन से उपभोक्ता को जो है कि कम से कम सशक्त बनाया और इसके अधिकारों को सुरक्षा और सुनिश्चित की और इसको पालन में लाया। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चे लगभग जो है कि यहाँ पर जो है कि आपके प्रश्नों के उत्तर लगभग यहाँ पे दे दिए गए हैं। इस तरह से प्रश्न आपके पूरे हो चुके हैं, ठीक है ना। अब मानचित्र संबंधी हम पढ़ेंगे, मानचित्र संबंधी क्या प्रश्न होते हैं उसको बारे में समझना है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर मानचित्र संबंधी जो प्रश्न होंगे, तो मानचित्र संबंधी प्रश्नों को हम देखेंगे। तो यहाँ पर कार्यक्रम लिखित स्थानों भारत के दिए गए रेखाचित्र मानचित्र पृष्ठ 13 पर में है। तो इसमें देखना चिन्ह द्वारा इसको करके नाम से दर्शाइए और नाम के साथ साथ अंकन भी दिया हुआ है 1/2 मतलब आधा मार्क का जो है कि प्रश्न होता है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर जो है कि वह स्थान जहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था, तो वो स्थान बताना है कहाँ पे हुआ था, ठीक है ना। वो स्थान बताना है कि कहाँ पे हुआ। सर मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से जो है कि यहाँ पर देखिए करें कि वह स्थान जहाँ पर राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1902 में होता, तो ये जगह था आपका कोलकाता। वो जगह कौन सा है, कोलकाता मेरे प्यारे बच्चों, कोलकाता में हुआ था। इस तरह से आपका लगभग जो है कि आप 1 मार्क का जो है क्वेश्चन पे तैयार हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आइए हम आगे की तरफ देखते हैं। यहाँ पे इस तरह से डिनोट कर देना उसमें, ठीक है ना। उसमें आपका दिया रहेगा, उसमें क्या करना है आपको बताना है, ठीक है। इस तरह से लगभग हो जाता है। अब कह रहा है कि वह जनपद जहाँ जालियांवाला बाग की घटना हुई थी, तो लगभग ये जो है कि 1 मार्क का प्रश्न है। तो 1 मार्क के प्रश्न में जो है कि आधा मार्क का है यहाँ पर। तो वो होता है अमृतसर, कहाँ था वो, अमृतसर में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। लगभग अमृतसर ही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 मार्क का लगभग यह प्रश्न आपका उत्तर यहाँ पर तैयार हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम देखेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर अब जो है क्या करेंगे, इसको डिनोट कर देंगे वहां पर जहाँ पे भारत के नक्शे में जो है ना, भारत के नक्शे में आपको उसको क्या करना है, डिनोट कर देना, बताना है। अब यहाँ पर कह रहा है कि वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था। नील खेती करने वाला किसानों का क्या हुआ था, आंदोलन होता है, उसके बारे में हमें समझना है और देखना करना है। तो वह स्थान, तो कौन सा स्थान है वो, तो वही है चंपारण। कौन सा स्थान यहाँ पे देखेंगे, चंपारण, ठीक है ना। चंपारण यहाँ पे है, तो चंपारण है, कहाँ है चंपारण, बिहार में है। चंपारण कहाँ है, बिहार में, ठीक है ना, जो बिहार में। तो इस प्रकार से आपका आंसर लगभग इसका पूरा हो जाता है। अब यहाँ पर जो है कि ये आपको डिनोट कर देना है, आपके नक्शे में क्या करना है, इसको डिनोट करना, बताना है कैसे है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न किस तरह से, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, ठीक है ना। सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, जबरदस्त पॉइंट यहाँ पर होने वाला। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि आपका क्या हो जाएगा, ये है आपका अहमदाबाद। क्या है ये, अहमदाबाद है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर लगभग जो है कि आपके 1 मार्क के जो 5 प्रश्न थे, लगभग जो है कि आधा मार्क के जो यहाँ पर दिए हुए थे, तो लगभग जो है कि ये लगभग पूरे हो चुके हैं। तो वह जनपद जहाँ चौरी चौरा घटना हुई थी, तो 1/2 मतलब आधा मार्क के हैं।
तो ये लगभग आपका यहाँ पर हुआ था गोरखपुर में। चौरी चौरा कहाँ है? आपका गोरखपुर में। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों लगभग हमने क्या किया यहाँ पर जो है कि मानचित्र संबंधी जितने भी ये प्रश्न थे तो हमने यहाँ पर लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए मानचित्र पृष्ठ 15 पर दिए गए हैं, तो उसको नाम द्वारा सही दर्शाना है और सही नाम सही स्थान अंकन हेतु यहाँ पर निर्धारित की गई है। बताना है उड़ीसा राज्य के प्रमुख नदी जो चित्र के द्वारा इसमें नाम सहित जो है कि एक बड़ा जो आधा मार्क का एक क्वेश्चन है, 1 मार्क का प्रश्न हो जाता है। तो इस तरह से आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर चिन्ह बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर आपको जो है कि यहाँ पर क्या देगा? महानदी। यहाँ पर क्या होता है? महानदी। तो इस तरह से आपका जो है कि ये पॉइंट आपने यहाँ पे समझा है, यहाँ पर देखा है, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी का जो है क्या करना? चिन्ह द्वारा और नाम से तो उसको स्पष्ट करना है, उसमें जो है कि डिनोट करना है। 1 मार्क का प्रश्न है। तो ये आपका क्या हो जाता है? भोपाल हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ये कौन सा हो जाता है? भोपाल। इस तरह से आपका जो भोपाल आपका आंसर हो जाता है। तो लगभग ये आपका कंप्लीट यहाँ पे आंसर हो जाते हैं। इसी तरह सूती वस्त्र का उद्योग एक केंद्र एस द्वारा आपको क्या करना है? उसको दिखाना है। तो उसमें जो है कि एस के द्वारा आप दिखा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह से जो आपके आने वाले जितने भी प्री बोर्ड के जितने भी पेपर है हर एक सब्जेक्ट के, तो इस तरह से उस पे जो है कि आपको बना के दिया जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब यहाँ पर देखिए वो कौन कौन सा जगह है जहाँ पर सूती उद्योग केंद्र है। तो एक मुंबई है, ठीक है ना। एक क्या है? मुंबई है। और इसके बाद अगला जो पॉइंट इसका दिया है मुंबई के बाद जो है कि आपका कहाँ इसकी फ्री होती है? तो ये अहमदाबाद होता है। कहाँ होता है? अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में होता है तो अहमदाबाद भी आपका हो जाएगा। तो इसके बाद जो है कि आपका जो है कि लगभग ये आपका आंसर हो जाता है। लगभग यहाँ पर करके एक प्रमुख लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र को इस डिनोट से करना है। देखिए उस पर सिंबल दिया ना, इस द्वारा उसे चिन्हित करना है। कहाँ कहाँ पे लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि जो है कि आपके दोस्तों मित्रों को भी इसकी हेल्प मिल पाए। यहाँ पर उड़ीसा है। उड़ीसा के बाद यहाँ पर जो है कि आपका झारखंड है। उड़ीसा के बाद क्या है मेरे प्यारे बच्चों? झारखंड है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर। तो ये कर्नाटक भी है। और इस तरह से आपका लगभग जो है कि तीनों ये पॉइंट आपका जो है कि क्या करना है? इसमें लौह अयस्क क्षेत्र में दिखाना है। मैप आपको मिलेगा, मैप में दिखाना रहेगा, ठीक है ना। वहां पे क्या करना है? उसका सिंबल लिख के उसका नाम लिख दीजिएगा। पश्चिमी तट पर एक बंदरगाह समुद्री पतन जिसमें जो कि एक डेल्टा इससे दिखाना है, त्रिभुज से दिखाना है, ट्रायंगल से दिखाना है, चिन्ह द्वारा दर्शाई है। चिन्ह द्वारा दर्शा भी देते हैं तो आपका लगभग हो जाता है। आंसर लिख दीजिए और चिन्ह द्वारा दर्शा दीजिए। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आइए इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर जो है कि आपका जो है क्या है? ये मर्म गांव है, मर्म गांव, ठीक है ना। ये आपका आंसर है। इसके बाद जो है कि यहाँ पर कौन सा आपका आंसर होता है? ये गोवा है। इस तरह से अगला जो उत्तर आपका है यहाँ पर है, ठीक है ना। यहाँ पर जो होगा आपका मुंबई। इस तरह से मुंबई आपका जो है कि मेरे क्षेत्र में पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आपकी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, फिर ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं। जय हिंद।